मे आई कम इन सर? आइए आइए। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। आप धौलपुर से है जी सर। और बसेड़ी से है। जी सर। विनीत ये बताओ, धौलपुर का नाम आते ही थोड़ा सा यूं मन में डर पैदा हो जाता है, कैसे दूर करोगे इसको? सर, यदि धौलपुर का जो अन्य नकारात्मक पहलू है उसकी अपेक्षा सकारात्मक पहलुओं पर देखा जाए वेरी गुड। तो वो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द का जो सबसे बड़ा सबूत है वो मुचकुंद स्थान है, जहाँ पे हिंदुओं के मुचकुंद महाराज, सिखों के शेर शिकार गुरुद्वारा तथा इस्लाम के बड़े पीर साहब हैं अब्दाल साहब बाबा, इन तीनों का ही कार्यक्रम देव छठ के दौरान होता है और कभी भी आज तक कोई भी सांप्रदायिक दंगे या किसी भी प्रकार की विचार नहीं है सर। मामा भांजा जी सर। क्या रिश्ता रखता है यहाँ पर? ये मामा माना जाता है मुचकुंद महाराज को सभी तीर्थों का। अच्छा, धौलपुर रियासत जो है, जी सर। यहाँ शासन जाट राजाओं का रहा है। जी सर। भरतपुर, धौलपुर। जी सर। यहाँ के जाट समाज को जी सर। जो रिजर्वेशन मिला था राजस्थान में, जी सर। यहाँ पर साथ में मिल गया था या नहीं मिला था? इनको सर बाद में जोड़ा गया था और इस अधिक जानकारी इसके बारे में मुझे पूर्णतः नहीं सर। धौलपुर किस बात के लिए प्रसिद्ध है? सर, सर्वप्रथम धौलपुर अपने लाल पत्थर के लिए फेमस है। जो वहाँ का लाल पत्थर है वो अपनी लाल कलर के साथ साथ उसकी जो मुलायम है जिसकी वजह से वो मूर्ति निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, वहाँ पे एक मिलिट्री स्कूल की स्थापना है जो कि अपने आप में देश में सिर्फ 5 स्कूल हैं। तीसरा सर, धौलपुर के जो रेवाइंस हैं वो एक, इस स्कूल में कोई अच्छी हस्ती आज है जो पढ़े कभी? जी सर, अभी मैं एक नाम याद कर पा रहा हूँ। उनका नाम है श्रीमान अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आपके हिंदी भी रहा है? जी सर। बस एक छोटा सा सवाल बताएंगे। जी सर। रीति काल और भक्ति काल, जी सर, इन दोनों में क्या अंतर है? जहाँ भक्ति काल में ईश्वरीय आराधना के साथ साथ जो धर्म के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति की भावना पैदा की गई है, वहीं रीति काल में ये चीजें विलासता की और श्रृंगार रस का अधिक प्रभाव रहा है सर। थैंक यू सर। विनीत कुमार जी। जी सर। धौलपुर से हैं आप, और जैसे कि आपने बताया कि भीड़ वाला प्रदेश है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है वहाँ पर? सर, यदि देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य में धौलपुर को 3 भागों में बांटा जा सकता है कृषि के लिए। एक तरफ है डांग और रेवाइन क्षेत्र, दूसरा है राजाखेड़ा बेल्ट, और तीसरी है सर बसेड़ी और सैंपो क्षेत्र, जहाँ पर पार्वती नदी के माध्यम से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और उस क्षेत्र में सरसों, गेहूं और आलू तथा खरीफ की फसल के रूप में मुख्य रूप से बाजरा का उत्पादन होता है सर। तो बीहड़ क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे सरकार द्वारा? जी सर, पहले डांग विकास कार्यक्रम था, वो बीहड़ क्षेत्र के लिए है। दूसरा, दस्यु उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भी जो रेवाइंस हैं उनको अलॉटमेंट किया गया है सर किसानों को। तो आप मानते हैं कि दस्यु उन्मूलन जो कार्यक्रम बताया आपने कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है? यस सर, ये विगत में इस तरीके की जो समस्या रही थी उसके लिए प्रशासन के द्वारा जिस तरीके के सामूहिक कार्यक्रम किए गए, इससे अभी इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा लिया गया है। ओके, थैंक यू सर। आपने पॉलिटिकल साइंस आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है? जी सर। अच्छा, जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का एक तरह से कॉपी है। जी सर। लेकिन भारत की संसदीय प्रणाली में और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या एक अंतर आप देखते हैं? जो प्रमुख अंतर है सर, वो भारत में जो संसद है उसको सर्वोच्च नहीं माना गया है। यहाँ पे तीनों ही अंगों में समानता या फ्यूजन ऑफ पावर्स रखी गई है, जबकि ब्रिटिश में संसद सर्वोच्च है सर। ब्रिटिश में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, उसका ही सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर हो सकता है। जी सर। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये रखने का क्या औचित्य था संविधान में? तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में मैं पूर्णतः अवगत नहीं हूँ सर, पर लेकिन फिर भी इसका एक लाभ है कि इसकी वजह से हमें उन नेताओं को चुनने का भी अवसर मिलता है जिनका कई बार
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत नहीं पाते हैं, पर लेकिन वो राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय भावना के साथ बड़े अमूल्य धरोहर होते हैं, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को मान सकते हैं। मनमोहन सिंह जी, आपने नाम लिया, तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप बता सकते हैं कौन से राज्य हैं? जी सर, अभी वर्तमान में सिर्फ 2 राज्यों को, एक तो आज हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग हो रहा है सर, और दूसरा गुजरात में। गुजरात में। आप देखते हैं कि भारत में लगभग 6 महीने या साल भर पर किसी स्टेट में या कुछ ऐसे चुनाव प्रक्रिया चलती ही रहती है। बात चल रही है कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। क्या आप इस बात को सही मानते हैं या नहीं मानते? कारण के साथ बताइए। सर, जिस तरीके से प्रावधान था 1952 तक के जो चुनाव हुए थे, उसमें सभी चुनाव लगातार एक साथ ही हुए थे उस समय, पर लेकिन 1967 के पश्चात जिस तरीके से एक विशेष पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर पतन होना शुरू हुआ, उसके पश्चात ये समस्या शुरू हुई कि अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। पर लेकिन यदि देखा जाए तो एक तरफ लाभ है इसका सर कि एक समय पर यदि चुनाव कराए जाएंगे तो राष्ट्र का समय बचेगा, बहुमूल्य धन की भी बचत होगी, तथा राष्ट्रीय विकास के लिए जो नीतियों का निर्माण है उसमें सततता बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। पर लेकिन साथ साथ सर इसके जो संघवाद को एक कह सकते हैं उसके लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, बिंदु बन सकता है। और दूसरा सर, एक साथ इतनी बड़ी मशीनरी लाना भी राष्ट्रीय एक समस्या बन सकती है सर इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी विनीत जी, जी फूलन देवी का नाम जी क्या जानते हैं आप उनके बारे में? फूलन देवी को पूर्व में दस्यु सुंदरी भी बोला जाता है, और वो एमपी भी रही हैं भारत की, और उनकी हत्या बाद में कर दी गई। और क्या फूलन देवी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण मानी जाएंगी? जी मैम, क्यों नहीं माना जा सकता है इसको। दस्यु सुंदरी होना भी एक अपने आप में एक महत्व रखता है कि उन्होंने ठीक है एक अपराधों को झेला, पर लेकिन उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ही सही, पर लेकिन वो पुरुष समकक्षों के साथ खड़ी हुई, और तत्कालीन परिवर्तनों के पश्चात जिस तरीके से वो एमपी नियुक्त हुई, वो अपने आप में नारी सशक्तिकरण का बड़ा सशक्त उदाहरण है। चलिए, बट हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी महिला इस तरीके के पद पर होती हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। नो डाउट उन्हें भी एक एग्जाम्पल सेट किया है, बट क्या जिन नकारात्मक पहलुओं में वो थी, उसको देखते हुए क्या उनका इस तरीके से आगे आना सही था? जिस तरीके से एक व्यक्ति के पास योग्यता होती है उस समय, उसी तरीके के वो निर्णय ले पाता है, पर लेकिन जिस तरीके से उनमें सक्षमता बढ़ी और बाद में उनको अपनी एनर्जी का आभास हुआ, तो उसके पश्चात उन्होंने दस्यु के कार्य को छोड़ दिया और राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग लिया। सर, आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं? मुख्यतः मैम, जो मैं 3 बिंदुओं पे काम करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला मैं समझता हूँ अवसंरचनाओं का विकास करना होगा, जिससे ऐसी अवसंरचनाएं जहाँ पे महिलाएं आसानी से उनको अपने संसाधनों की प्राप्ति कर सकें और अवसरों की प्राप्ति कर सकें। दूसरा है महिलाओं के अंदर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से जागरूकता लाना, और जो वर्तमान में संचालित योजनाएं में उनको भी प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। और तथा तीसरा है प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं, उन दोनों को मिलकर के अधिक से अधिक कार्य करने होंगे जिससे महिलाएं सशक्त हों। विनीत जी, यदि आप और आपकी वाइफ जी दोनों एग्जाम देते हैं जी मैम, आईएएस का, जी मैम, और उनको प्रॉपर में उनका हो जाता है आईएएस में और आपका नहीं होता है, आपको नीचे की पोस्ट मिलती है और आप उनके अंडर में जी मैम, कार्य के लिए जाते हैं, तो क्या किस तरीके की भावनाएं होंगी आपके अंदर? इससे बेहतर अनुभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक साथ कार्य करना तो किसी भी पद पे करना ही पर होता क्या है। पुरुष आज भी किसी महिला के अंडर में इस तरीके से काम कर सकता है? हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में मैं पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि ये इतना सिंपल है किसी पुरुष के लिए? ये बहुत सामान्य बात हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और मैं तो अपने आप में स्वयं समझता हूँ। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। आपकी हॉबी क्या है? रामचरितमानस का पाठन करना। कब करते हो? वैसे मैं सर सुबह और शाम दोनों समय करता हूँ, फिर भी जब भी समय मिलता है, दिन में भी मिलता है,
तब मैं कभी भी जब भी अवसर मिलता है करता हूँ सर। रामायण से आपने जी अपने व्यक्तिगत जीवन में जी सर। 2 चीजें क्या सीखी है? सर वर्तमान में जिस तरीके से मैं देखता हूँ तो ये एक चीज़ जो मुझे अनुभव होती है कि प्रशासन में भी आवश्यक है लोक कल्याण। इसके लिए राम राज्य की जो परिकल्पना है इसके अंतर्गत कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ये न व्यापा, तो इस भावना के राम साथ जी को राज करने का अवसर मिला था क्या? जी सर। और उन्होंने कोई भी जन कल्याणकारी कार्य किए थे तो कौन से ऐसे जन कल्याणकारी काम किए थे जिनको आप बता सकते हैं? यदि जन कल्याण की उनकी भावनाओं को देखा जाए तो उन्होंने राज्य के ग्रहण करने से पूर्व ही शुरू कर दिए थे, अच्छा। जिसमें जिस तरीके से देखा जाता है कि लोकतंत्र की जो मूल स्थापना होती है उसमें उन्होंने सिर्फ मात्र केकई के कहने से उन्होंने वनवास को स्वीकार किया, जो एक आदर्श लोकतंत्र हो सकता है। और तो विनीत जी ये बताओ, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जी सर। गोस्वामी तुलसीदास जी सर। द्वारा लिखी गई रामायण और वाल्मीकि कृत रामायण, ये दोनों सर। एक है या इनमें अंतर है किसी बात को? दोनों ही अंतर हैं सर। अंतर है। जहाँ वाल्मीकि कृत जो वो रामायण है और हाँ। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस है सर। जहाँ रामायण है वो एक उस समय की कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय देखा था। नहीं, दोनों में विषय एक ही है या अंतर है चौपाई बहुत सारी बातों में? जी सर। जैसे रामायण के जो वाल्मीकि कृत रामायण के जो राम है वो एक आदर्श पुरुष के रूप में उनकी स्थापना की गई है, और वहीं रामचरितमानस के जो राम हैं उनके एक ईश्वरीय या ब्रह्म से भी बढ़कर के स्थापना की गई है। दूसरा, यदि उसके विषय के अंतर्गत देखा जाए तो रामायण में जो सीता जी का जो रूप है वो एक सशक्त नारी का रूप है, और वहीं रामचरितमानस में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो साहित्यिक रचना का निर्माण किया गया तो वहाँ सीता काफी हद तक डिपेंड हो जाती हैं राम के ऊपर। तो ये भी एक मूल रूप अच्छा, रामायण में जो कांड है जी सर, ये कितने हैं? सर मूल रूप से रामायण में 6 कांड थे रामायण के अंदर, रामचरितमानस में मूल रूप से 7 कांड है, और लेकिन जो रामायण में उत्तर कांड को जोड़ा गया है वो बाद में जोड़ने की, ऐसा फादर कामिल बुल्के साहब हैं वो कहते हैं सर। अच्छा, सीता जी का और शिव धनुष का जी सर संबंध बताइए क्या था? ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता बचपन में अपने घर को साफ सफाई कर रही थी तो उस समय उन्होंने उसको धनुष को उठाया था, फिर उसी के पश्चात उठाने की वजह से ही ऐसा कहा जाता है कि ये कोई घटना थी या सीता जी सफाई डेली करती थी? कोई आकस्मिक घटना हुई थी बचपन में या फिर वो सफाई डेली करती थी? राजकुमारी होगी सीता तो, राजा जनक की पुत्री थी। जी सर। तो घर की सफाई संभव है, सत्य है या फिर प्रासंगिक बात है? सर जिस तरीके से जो घटनाएं बताई जाती हैं सर वो वही मैं समझता हूँ सर, इससे ज़्यादा मैं अधिक ज्ञान है इसके बारे में है नहीं सर। इस धनुष में जो शक्ति है वजन की, जी सर, ये धनुष में वजन है या फिर धनुष शब्द में वजन है? शिव धनुष है? ये दोनों ही अपने अपने पहलू हैं सर। ये जिसकी जिस तरीके की भावना रखी जाए उसी तरीके से इनका विचार किया जा सकता है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनें बहुविध सब संता। अच्छा, एक लास्ट सवाल और बताओगे? जी सर। सीता जी कितनी बहन थी? सीता जी वैसे जो 4 बहनें थी वैसे अपने आप में सिर्फ अकेली थी, पर लेकिन उनके जो चाचा और के साथ मिलकर वो 4 बहनें मानी जाती हैं सर। चाचा ताऊ के। हाँ। तो जब सीता जी का विवाह हो गया स्वयंवर में राम के साथ, जी सर, तो फिर ये दूसरे और भाई थे, जी सर, उनकी पत्नियां बन के आई थी या क्या हुआ था? ये सब बहनें, ये जो 3 बहनें भी साथ में आई थी सर। हाँ, लेकिन राम जी के साथ में या फिर भाइयों के साथ में? भाइयों के साथ में। भाइयों के साथ। जी तो सर। क्या इनके वहाँ एक फेरे हुए थे या किस तरह क्या हुआ था? इसके बारे में कुछ बताएंगे? जिस तरीके से जो बारात का आयोजन होता है और उसके बाद राम विवाह में इन सभी के फेरों का एक वर्णन मिलता है, रामचरितमानस में भी मिलता है और रामायण में भी मिलता है। बस इसमें जो अंतर मिलता है कि रामायण में जहाँ पे इनके फेरे की जो एक लास्ट सवाल। जी सर। महाभारत को घर में रखने के लिए मना किया जाता है, क्यों? जी सर। महाभारत एक वीर रसात्मक रचना है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा समझा जाता है कि युद्ध की या लड़ाई करने की संभावना बनी रहती है लोगों में, या इस तरीके की बात। महाभारत में तो कृष्ण का ही तो उल्लेख ज्यादा आता होगा ना? सर कृष्ण का उल्लेख एक पार्ट तक है, पर बाकी रचना में तो युद्ध के लिए जो नीतियां हैं
उसके बारे में स्ट्रेटेजिक ज्यादा है, तो इस वजह से लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड। राम और कृष्ण जी दोनों में से कुशल रणनीतिकार कौन थे आपकी नजर में? रणनीति के माध्यम से देखा जाए तो कृष्ण को अधिक रणनीतिकार माना जाता है, और रचनाओं में भी उनको 16 कला निधान माना जाता है वो कहीं फंसे नहीं कभी भी। सर। जी सर। राम तो कभी नाग पास में फंस गए, कभी इस तरह हो गया है। जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।